एक्सक्यूज मी। जी सर। मुझे कायदे आज़म पे कोई किताब ला के देंगी आपसे? बिल्कुल। ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। पचहत्तर साल होने को आए और हम कहाँ पहुंचे। अब क्या कुछ और देखना है। हम ठहरे मुसाफिर, रहे न रहे। अरे बेटा, बुरे वक्त का कोई पता होता है? बस फिसल गई। अब मैं हूँ और बेड रेस्ट। अच्छा अच्छा, आइंदा एहतियात करूँगी। हाँ हाँ भाई, कह दिया ना, अब एहतियात करूँगी। अरे ये किसकी आवाज़ आ रही है? शेरी। हाय मेरा बच्चा, दादी दादी कह रहा है। सदके जाए दादी मेरी जान। हाँ भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, पापा से कराती हूँ बात, कराती हूँ। किससे बात कर रही हो? अरे शेरी, शेरी ने बोलना शुरू कर दिया। हेलो शेरी बेटा, दादा जान है। बोलो दादा जान, बोलो। शाबाश। क्या कहा? डैडा? वो मेरी जान, इतना अच्छा हल निकाल लिया उसने। तो भाई हम अच्छा अब अच्छा, डैड से डैडा हो गए। दे 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 मुझे, देना, मैं एक बात। सेकंड ये दे, नहीं दादी से बात करो। नहीं, दे जरा। हाँ, अरे भाई दिल खुश हो गया इसकी आवाज़ सुन के। अरे फ्री टाइम हो गया, बस इतनी सी बात। हाय मेरा तो दिल भी नहीं भरा। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पहले हम नाना बने थे ना, अब कैसे दादा भी बन गए। बड़ा अच्छा लगा उसके मुंह से वो कह रहा था डैडा। अस्सलाम वालेकुम अंकल एंड आंटी। वालेकुम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक ठाक। मैं ठीक। मैं फूड एंड ट्रैवल का वीलॉग बना रही थी, बस इस हालत में आ गई। सोचा आप लोगों से मिल लूं। करो, तुम्हारी आने से ना तुम्हारी आंटी को ताकत मिलती है। भाई मेरा पोता दादा दादी कह रहे हमें, वाकई बोलना शुरू कर दिया। क्या बोला उसने? तुमको हैरत होगी कि पहली दफा मुझे उसने ना डैडा बोला। डैडा, डैड से डैडा, बड़ा आसान हाल निकाल लिया उसने। तो बड़ा अच्छा लगा उसके मुंह से डैडा सुनकर। तो भाई आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं?
बेटी कनाडा में, बेटा अमेरिका में, 6 महीने इधर रहे, 6 महीने उधर। इतनी आइडियल लाइफ है ये तो। अरे बेटा, मैं तो कह के थक गई, मानते ही नहीं। और मेरी भी क्या जिंदगी है, बस नौकरों से बग बग झक झक करती रहती हूँ। एक दिन गिर के ठंडी हो जाऊंगी, टांग तो तोड़ ही ली। या तो टांग कोट पे बैठ गई होगी, खामा कहीं जाने की बात करती होगी। लेकिन आपको ना वहाँ जाना चाहिए, आप बहुत एंजॉय करेंगे। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी वालदा जो है ना, उन्होंने कोरियन ड्रामे देखना बंद किए या अभी तक देख रही हैं? पहले टर्किश और अब कोरियन। मत पूछे, रात भर पूरा सीजन बैठ के देखती है। भाई मेरी तो समझ में या अल्लाह मारे कोरियन वोरियन आती। आपको पता है आंटी, मुझे तो लगता है ये एक नशा, उन्हें तो कोरियन बोलनी भी आ गई है। अच्छा लो भाई, मेरी तो घंटी बज गई, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं फिर आऊंगी मिलने के लिए। आती ना करो बेटा। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत प्यारी बच्ची है ये, बड़ी प्यारी बच्ची। बहुत बहुत अच्छी, बड़ा ख्याल रखती। अरे चाय ठंडी हो गई हमारी। अरे मेरी भी तो पकड़ा दें भाई। ये दीजिए। चल, शुक्रिया। आलू 12 रुपए महंगे, टमाटर 7 रुपए महंगे, मटर 3 रुपए महंगे। सब्जी है तो रोजाना का काम है यार, तो पाकिस्तान में तो रहना बहुत मुश्किल हो गया। हाँ सर, आप बाहर शिफ्ट हो जाएं और मुझे भी साथ लेके जाएं। हाँ ठीक है, तुम जाओ। ओ मेरा फोन आ रहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस आप सुनाएं, क्या सोच रहे हैं? हाँ भाई, एक बेटा अमेरिका में, बेटी कनाडा में। आपको तो बाहर ही सेटल हो जाना चाहिए। हाँ, जिंदगी का क्या भरोसा, कब आखिरी सांस आ जाए। हाँ भाईजान, देखिए ना, आपने पाकिस्तान में सिविल सर्विस में रह के पूरा एंजॉय किया, तो अब आप पूरी दुनिया देखें। हाँ, आप घर की फिक्र मत कीजिएगा, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा घर। ओके, खुदा हाफिज। लगता है डैड ताया जान अमेरिका जाने का सोच रहे हैं। हाँ, अभी तो बात हुई है, लगता है उनको घर की फिक्र है। हाँ, तो आप उनके भाई हैं ना, कह दें ख्याल रखूंगा, जैसी छोड़ के जाएंगे वैसे ही मिलेगा। हाँ, कह तो दिया है, देखते क्या होता है। डैड, वो प्रॉपर्टी आपकी भी वालिद साहब की थी, आप तो गारंटी दे सकते हैं। अरे भाई, हमने तो अपना हिस्सा ले लिया है, वो तो उनकी मलकियत है। तो हम छीन थोड़ी रहे हैं। वैसे भी डैड, जायदाद और बंगले सब इधर ही रह जाते हैं। इस उम्र के लोग जब अमेरिका या बाहर मुल्क जाते हैं तो वापस डब्बों में आते हैं। डब्बों में आते? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब डैड, ऐसे लोग जब जाते हैं ना बाहर, तो अपनी औलादों से मिलने जाते हैं या इलाज के लिए जाते हैं, तो वापस ताबूत में आते हैं। अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे ताया है। डैड, ये कुदरत का कानून है, ऐसे लोग जब जाते हैं तो ताबूत में ही वापस आते हैं। मगर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? डैड, मुझे लगता है कि खानदानी प्रॉपर्टी की तकसीम में आपके साथ धांधली हुई है। हा? वो दादा बड़े सरकारी ओहदे पे थे, आप उनके सामने कुछ बोले नहीं, तो उन्होंने आपको ठग लिया। बड़ी प्रॉपर्टी ताया के नाम कर दी और छोटी प्रॉपर्टी आपके नाम। अरे सारा कुछ यही रह जाएगा, जो मिले ना उसमें सब्र शुक्र करे। चले, ताया को अमेरिका तो जाने दे, हम ख्याल रखते हैं, फिर देखें। क्या देखे? मालूम नहीं। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, ऐसा क्यों सोच रहे हो? डैड, ये जो हमारी जनरेशन है ना, हाँ, इसने लैंड माफिया, बत्ता माफिया, धांधली के कल्चर में आंखें खोली है, तो हम ऐसे ही सोचेंगे। पूरी समझ से बाहर है तुम्हारी बातें। भाई सलीमुद्दीन, इस बार तो बड़े दिन लगा दिए आने में, दीदार ही नहीं कराए इतने दिन से। भाई आपकी बायोग्राफी क्या छवि, मिलने से भी गए। अरे भाई दाद तो ले लो। यार क्या दाद समेटूं, अलबत्ता कुछ तबसरे तो छपे हैं, मगर मैं सब बातें मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि मैं पूरा सच तो लिख ही नहीं सका।
तो फिर बाकी का आधा सच अगली जिल्द में लिख देना। नहीं प्रोफेसर, ये माशरा, ये मुल्क जितना सच बर्दाश्त कर सकता है मैं उतना ही लिखता हूँ। सच की कड़वी गोली को शक्कर में लपेट कर पेश कर डालो सलीमुद्दीन। वो कोशिश भी करके देखी, कई हुकूमतें गिरते देखी, कई खेल सियासत के गुलाम गर्दिशों में देखे। भाई कई हुकूमतों के तो आप नाक के बाल बने हुए थे। यार प्रोफेसर छोड़ो, वो वक्त अलग था, हालात अलग थे। अच्छा खैर सुनो, मैं इस वक्त तुमसे एक ज़रूरी बात करने आया था। बात यह है कि अब एक तीसरी हिजरत करनी है। कैसी हिजरत? तुम तो जानते प्रोफेसर, मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर है, बहू भी डॉक्टर है, उनके 2 बच्चे हैं। अब उन लोग की ख्वाहिश ये है कि हम लोग वहाँ जाके मुस्तक़िल तौर पर शिफ्ट हो जाए। अरे भाई तो इसमें हिजरत कैसे? आना जाना तो लगा ही रहेगा। वो कहते हैं ना कि अब क्या हम बिछड़े तो फिर कभी ख्वाबों में मिलेंगे। अरे भाई ये तीसरी हिजरत कैसे होगी? देखो भाई, हमारे आबा और अजदाद ने अरब से हिंदुस्तान हिजरत की, जो पहली हिजरत हुई। हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, वो दूसरी हिजरत हुई। और अब अमेरिका जा रहे हैं, वो तीसरी हिजरत होगी। अरे सलीम मियाँ, बच्चों के पास जा रहे हो अपने, खुशबख्ती होती है ये तो। वरना आज की औलाद तो घास नहीं डालती भाई। अब प्रोफेसर सोचो जरा, बेटा और बहू डॉक्टर हैं, सुबह सवेरे चले जाते हैं क्लिनिक, शाम को थके हारे आते हैं, अपने अपने कमरों में गायब हो जाते हैं। अब हमारा काम जो है वो बच्चों को देखें, खाना पकाएं, क्योंकि वहाँ नौकर तो मिलता नहीं। तो मतलब ये है कि हम एक तरह से उनकी ज़रूरत है। तो क्या हुआ भाई? देखो बच्चों के लिए तो माँ बाप आखिरी सांस तक ही काम करते हैं। अच्छा, तो बच्चों ने हमारे लिए क्या किया? क्या किया? अरे भाई पढ़ लिख के वो दुनिया भर का इलाज मालजा कर रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं वो। मैं तो तब मानूं जब मेरा बेटा और बहू यहाँ पाकिस्तान में किसी अस्पताल में मेरे और बीवी के नाम से कोई वार्ड तामीर करवा दें सदक़ा जारिया के तौर पर, या वहाँ से कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट डोनेट कर दें किसी अस्पताल को पाकिस्तान में, वो है सदक़ा जारिया हमारे नाम से। तब बात बांधूँ मैं, तो पता चले कि हाँ भाई औलाद ने कुछ किया हमारे लिए। भाई सलीमुद्दीन यार जाओ तो सही, वो ये भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो क्या ये पाया कि अब जाना ठहरा? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, खुश रहिए। अंकल क्या कमाल बायोग्राफी लिखी आपने। क्या बाकी तुमने पढ़ ली? अंकल कैसे ना पढ़ते, किताब अपने आप को खुद पढ़वाती है। अच्छा खैर, अच्छा ये बताओ आजकल क्या कर रहे हो? अंकल मैं एक छोटा सा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती स्पोर्ट्समैन को, लेकिन आप देखना एक दिन यही पाकिस्तानी नौजवान दुनिया के हर स्पोर्ट्स में पाकिस्तानी परचम लहराएंगे। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। थैंक यू अंकल। तो ठीक है प्रोफेसर, फिर मैं चलता हूँ, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। चलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ताबिंदा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लव फूड एंड एडवेंचर बाय ताबिंदा। उम्मीद है कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक होगी। आज मैं कहाँ हूँ, पीछे आपको नज़र आ रहा है, मैं कराची की बहुत मशहूर जगह पे हूँ। ऐसा रेस्टोरेंट है कि आप कराची आए और आपने निहारी नहीं खाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। कराची की सबसे ज़्यादा मशहूर जायकेदार लजीज, इसको सुनते ही मुंह में पानी आ जाए, हम ऐसी जगह पे और मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊंगी कि ये
कैसे बनती है। लेकिन सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और देखें कि यहाँ जो है बहुत मज़ेदार निहारी बन रही है। एंड हम ओनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, कैसी हो? ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? अरे नाम तो बेटा हमारा है अब्दुल शकूर, लोग प्यार से हमें कहते हैं बब्बन। अच्छा, हम हैं उधर के दिल्ली से, मुगलिया खानदान से हमारा है ताल्लुक। अच्छा, दादा जो थे ना हमारे, जो चुन्नन मियाँ थे, वो हमारे परदादा, और दादा हमारे जो थे मुन्नन मियाँ, उन्होंने दिल्ली में करी हमारी नारी स्टार्ट। और आपने हमारे दादा ने बताया दिल्ली हमारी 100 बार लूटी। आखिरी बार जब लूटी, जब हमारे दादा ने नारी बनाई और लोगों ने खाया, और तो कहा यार दिल्ली लूट ली। भाई आज हमें पता चला कि दिल्ली किस तरह लूटी गई। भाई ये बात तो एक साइड, लेकिन आप मुझे बताएं, इतनी मशहूर लजीज जायकेदार निहारी लोग क्यों पसंद करते हैं? अल्लाह अकबर बेटा, ये है नुक्से, खानदानी नुक्से, ये हर किसी को बताए नहीं जाते। पर कश्मीर से लेकर राजकुमारी तक हमारे दादा के प्रकाश करते थे, जहाँ जहाँ से मसाले मिलते थे लेकर आ जाते थे। ये है राज। तो इसका मतलब है कि आप तीसरी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। तो आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी किस तरह निभाई, मतलब आपने मेंटेन कैसे किया इस चीज को? बस जैसे बेटा आपने अपने आप को मेंटेन किया माशाल्लाह। देखिए मसला ये है कि हमारी नाना नानी दादा दादी, ये इनके सारे सीना बसीना राज है जो किसी से इल्म नहीं होते। शुक्रिया। नारी खा के जाएंगे अब। हाँ, क्या आज भी हमारे जहनों से मुगलाई दरबार नहीं निकला है? कराची से लेके पूरे शहर के हर रेस्टोरेंट में आपको मुगलाई दरबार बेचा जाता है। क्या आज भी हम मुगलाई दरबार से जुड़े हुए हैं? ये तो आपको सोचना पड़ेगा, और सोच कर कमेंट्स में बताइएगा और सब्सक्राइब करेगा लव फूड एंड एडवेंचर बाय ताबिंदा। हम सॉरी यार, लेट हो गया। मैं कुछ खिलाड़ियों से मिल के आ रहा हूँ यारी में, यार क्या टैलेंट है वो, मज़ा आ गया देखकर। और मैं डायरेक्ट मुगल दरबार से आ रही हूँ। मुगल दरबार मतलब? यही तो मेरा काम है भाई, और ये एशियन कुजीन्स हैं कि मुगलों से बाहर ही नहीं आके दे रही। ओह अच्छा, अब समझा। वैसे ये राजाओं राजवाड़ों का हैंगओवर कब टूटेगा? हाय, ये ना ही टूटे तो अच्छा है। अरे हम अपने वारिसों को यही तो बेच रहे हैं जब तक बेच सकते हैं। और वहाँ राजस्थान में जितने बड़े बड़े महल थे वो सब होटल बन चुके हैं। सब यही अंजाम होना था। भाई अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटा सो लूटा, लेकिन अखलाकी तौर पे जो दिवालिया निकाला तो बहुत कम। बात तो सही है। मैंने कुछ नौजवानों को जमा किया, मैं बात करी उनसे, उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस देनी। अशोक, ये तो ऐसे जैसे हम दीवार पे सर मार रहे हैं। मतलब इनकी वही पुरानी सोच है, वही पुराना कॉन्सेप्ट कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मैं सड़कों पे ढाबा क्यों चलाऊं? ठीक है, करने दो उन्हें। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे ना तो आटे और दाल का भाव पता चलेगा उनको। देखो ताबिंदा, पाकिस्तान का सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ खुद अपना रोजगार पैदा करने में है, और यही फायदा है। और जब कोई एक इंसान अपना रोजगार शुरू करता है ना तो उसकी वजह से 3-4 और लोगों को रोजगार मिलता है। और अगर ऐसा ही कोई सिस्टम बन जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कब तक आ रहे बोलो? कल से आधे घंटे में आने वाले होंगे। तो बस चलो ना। आप आओ। आप सबको बेरोजगार क्लब में शिरकत की दावत दी जाती है। इस क्लब को हम 2 बेरोजगार चलाते हैं। बेरोजगार इन मायनों में कि हमने किसी से रोजगार नहीं मांगा, अपना रोजगार खुद पैदा किया। जैसे एक पेट भरा शख्स भूखे को रोटी नहीं दे सकता, भूखे को रोटी भूखा ही दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? वो ऐसे कि जब सारे भूखे साथ मिल जाएं तो वो रोटी पैदा भी कर सकते हैं और रोटी छीन भी सकते हैं। हम खुद बहरूनी इमदाद के मोहताज हैं। अब हुकूमत हर किसी को रोजगार तो नहीं दे सकती, हमें अपना रोजगार खुद बनाना पड़ता है, और हमने अपना रोजगार खुद पैदा किया। देखिए, पाकिस्तान की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन 3 वक्त की रोटी हम सबको चाहिए।
और कराची जैसे शहर में हर कोई चाहता है कि सस्ता खाना मिल जाए, और वो छोटे छोटे ढाबों पे दस्तयाब है। तो इसका मतलब है कि ढाबा खोलो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमसाया मुल्क में खुलते हैं। मैं एक YouTube चैनल चलाती हूँ, मेरे लिए एक ही कैमरा काफी है। पाकिस्तान घूमती हूँ, पाकिस्तान दिखाती भी हूँ, और फूड शो भी करती हूँ। लेकिन मैं तो MBA हूँ ना, अब मैं ढाबा चलाऊंगा तो मैंने इतनी आला तालीम क्यों हासिल की? तालीम तो आपने अपने लिए हासिल की है ना, कि आपकी शख्सियत में कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी शख्सियत में कोई तब्दीली आई है। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं आपको ऐसे हाईली एजुकेटेड लोगों की वीडियोस दिखाती हूँ जो दुनिया भर में फूड इंडस्ट्री चलाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, आज ये ढाबा होगा, कल रेस्टोरेंट बनेगा, फिर उसकी पूरी चेन होगी। लेकिन मेरे पास तो तजुर्बा ही नहीं है। तजुर्बा तो खुद लेना पड़ता है ना, कोई घर आके तो आपको तजुर्बा नहीं देगा। और वैसे भी आपने मार्केटिंग पढ़ी है, आप तो ढाबा बहुत अच्छा चला सकते हैं। आप लोग एक काम करें कि अपने इंटरेस्ट हमारे से शेयर करें, हम आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मशवरे देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बस भैया, घर का बहुत ख्याल रखना। लॉन पे बड़ी मेहनत हुई है, मेरे प्लांट्स को देखते रहना। ताई जी आप फिक्र ही ना करें, रोज वीडियो कॉल करके आपको पूरा घर सब दिखाता रहूंगा। और हाँ, जो इंडोर प्लांट्स हैं ना, ये तो बहुत सेंसिटिव हैं, इन्हें अगर प्यार नहीं दोगे तो फौरन मुरझा जाएंगे। अच्छा भाई शमीम मियाँ, अल्लाह के बाद ये घर तुम्हारे हवाले। हम तो तीसरी इज्जत कर चले हैं, पता नहीं वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। अरे भाईजान कैसी बातें करते हैं आप? अगर हर 3 महीने के बाद भी चक्कर लगाएंगे ना तो ये घर आपको ऐसे ही मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अरे हाँ, सुबह लॉन में चिड़ियाँ आती हैं ना, उनको दाना जरूर डालना। अरे आप फिक्र न करें, ये है ना। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आइए आइए। अच्छा वो तुम आ गई, अब तो हम चले बेटा। खैर से जाइए, खैर से आइए। तो तुम हमारे साथ एयरपोर्ट तो चल रही हो ना? अब नहीं, मम्मी घर पे अकेली है और नौकरों की भी छुट्टी हुई हुई है, तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा खैर छोड़ो, अब तुम शादी कर लो, बस बहुत हो गई। बहुत बातें होगी, मेरे ख्याल है चलते हैं। चल। देखिए, मैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ और आपने जो आम घरों से टैलेंटेड बच्चे जमा किए उनके बारे में एक फीचर लिखना चाहता हूँ, ताकि आपकी आवाज़ हुकूमत और इदारों तक पहुँच सके। बहुत कोशिश की है। देखिए, मैं जिस अंग्रेज़ी अखबार के लिए लिखता हूँ उसकी आवाज़ बहुत दूर तक पहुँचती है। मैं आपको क्या बताऊँ कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में कितना टैलेंट है, लेकिन ये जो लोग इदारों में बैठे हुए हैं ठंडे कमरों में, ये सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं, खर्च करना कोई भी नहीं चाहता। ठीक कह रहे हैं, ये चाहते हैं कि बगैर इन्वेस्ट किए स्पॉन्सर्स आ जाए, इसीलिए तो सारा क्रिकेट पर। 75 साल हो गए इसी टैलेंट को गली कूचों में पार होते हुए। आप इन्हें दुनिया के किसी हिस्से में भेज दें, ये सिल्वर और गोल्ड जीत कर ला सकते हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, मैं इन बच्चों के बारे में एक फीचर लिखना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मुझे इनके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल। वो बच्चा देखिए आप, इसका नाम टोनी है, इसका बाप रिक्शा चलाता है। तो मेरा फीचर कंप्लीट हो गया। और वो जो नीचे बैठा हुआ है मुन्ना, इसका बाप नशे करता है, दुनिया का कोई काम नहीं करता, अभी काम। तो बच्चा देखिए, गोशी नाम है उसका, इसका बाप रेहड़ी चलाता है और उसकी माँ घर में समोसे बनाकर दुकान पे सप्लाई करती है, फिर भी इनका गुजारा नहीं होता। अमेजिंग स्टोरीज। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग खोल रहा हूँ, आप और कुछ कहना चाहेंगे? बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा
कि इन बच्चों में बेइंतहा टैलेंट है। डैड, कुछ जगहों पे आपके साइन चाहिए। क्या है ये? साइन करें कागजात पर। समझा नहीं। डैड, समझने की कोशिश भी ना करें। मुझे पता था तुम ये करो। डैड, दादा की प्रॉपर्टी पे हमारे बराबर का हक है। देखो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो गैर कानूनी हो। आप जानते हैं ना, मैं जिस महकमे में हूं वहां गैर कानूनी काम कानूनी तरीके से होता है। मुझे ये नहीं करना। लेकिन डैड, ताया जान को तो वापस आना नहीं है, और वापस आएंगे भी तो डब्बे में आएंगे। डब्बे में आएंगे? मेरा मतलब है कि कल हमारा भी डब्बा निकल सकता है। डैड, बात को समझें। उनका बेटा अमेरिका में है, बड़ा डॉक्टर, बड़ा घर है उनके पास, और बेटी वो कनाडा में बड़ी डॉक्टर है। वो उनको छोड़ के किसी ऐसे मुल्क में क्यों आएंगे जहां दिन दहाड़े लोग लूट जाते हैं? इसका मतलब है कि उनके घर पे कब्जा कर ले। डैड, बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ हम रहते हैं, हम नहीं रहेंगे कोई और कब्जा कर लेगा। हम तो दादा की प्रॉपर्टी में रहते हैं ना। सलीम और शमीम के लफ्जों में कितना फर्क है, बस उस फर्क को मिटाना है। तुम जालसाजी करो। नहीं डैड, टेढ़ी उंगली से घी निकालूंगा। देखो, तुम्हारा ताया है, कल को वो यहाँ पर वो आएंगे और इस जगह को बेच के चले जाएंगे। इस जगह का नामो निशान तक नहीं रहेगा। डैड सोचें, हमारे पास ये बंगला रहेगा तो दादा जान की निशानी रहेगी, ता कयामत रहेगी हमारे पास। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, आप ना करें। जाली दस्तखत में मैं माहिर हूं, मैं खुद ही कर लूंगा। अरे ये कैसा लड़का है भाई, खुद ही कर लेगा? अबे फंसवाएगा, मरवाएगा ही, अंदर करवाएगा। अस्सलाम वालेकुम सलीमुद्दीन। अरे भाई कैसे हो? यार क्या बताएं, यहाँ तो ना सर्दी का पता चलता है ना गर्मी का, इनफैक्ट ना सुबह का पता चलता है ना शाम का। अच्छा, बहुत मसरूफ चल रहे हो यार, हैं? यार बात असल ये है कि बेटा बहू जो है ना, वो सुबह सुबह अस्पताल चले जाते हैं, शाम को थक के आते हैं, अपने कमरे में बंद हो जाते हैं। बीवी जो है वो बच्चों को खिलाती है, और मैं जो हूँ वो टीवी के सामने बैठकर 500 चैनल्स पर रिमोट से घुमाता रहता हूँ। अच्छा भाई सलीम मियाँ, एक बात सुनो यार, मुझे कभी कभी फ़ोन कर लिया करो, जैसी भी मसरूफियत हो। अब जिंदगी तो तुम्हारी यही है ना, तुम बस चैनल्स तब्दील करते रहो, और तुम्हारी बीवी वो बच्चों की नेपियां तब्दील करती रहे। अच्छा, मैंने अब जाना है, फ़ोन बंद करता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। जियो, अल्लाह हाफिज। नहीं, ऐसे नहीं। कोच, ठीक है, अब 4 से, ठीक? सवाल कोच, मुबारक हो। वालेकुम सलाम। सुना यहाँ से बच्चे ट्रांसफर जा रहे हैं। आपको वो फीचर पढ़ने के बाद हमारे स्पोर्ट डायरेक्टर ने हमारे लड़कों को कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रायल के लिए दावत दी है। अब हमें साबित करना है कि हम पाकिस्तान के लिए मेडल जीत के ला सकते। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, उन ट्रायल्स में पूरे पाकिस्तान से अलग अलग इलाकों से लोग आ रहे हैं, हर तरह का बच्चा वहाँ पर होगा। आप इन बच्चों की मुकम्मल तैयारी करवाएं, क्योंकि जिस दिन ये रिक्शा चलाने वाले का बेटा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा ना, उस दिन कायदे का पाकिस्तान मुकम्मल अब होगा।
हमारे ये लड़के बहुत आगे जाएंगे और इंशाल्लाह ये ट्रायल जीतेंगे। देखो कोच, गलत फहमी में हमारे ना जाना, ये सारे ट्रायल्स जो होते हैं ना दिखावे के होते हैं। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो सारे उनके अपने लाडले होते हैं, और इस तरह के मेहनती बच्चे सारे पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल तो मैं ढूंढता हूँ, देखता हूँ कि ग्राउंड में डंडी कौन मारता है। बस आपने इन बच्चों की तैयारी मुकम्मल करवानी है और कोशिश करना है कि ये सेलेक्ट हो। इसकी आप फिक्र न करें, वो मेरा काम है। ओके, थैंक यू। हाँ भाई, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताबिंदा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लव फूड एंड एडवेंचर बाय ताबिंदा। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है, और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द क्या है, मैं किस जगह मौजूद हूँ। एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह मौजूद हूँ, एक मैं बहुत ख़ास शख्स से बात करूँगी जो MBA पास हैं। जी हाँ, MBA पास। और हम उससे मिलेंगे और हम पता करेंगे कि क्या उन्होंने वाकई बेरोज़गारी को ख़त्म करने का मुहिम उठा लिया है। उनका बर्गर पॉइंट बहुत ही मशहूर है, तो आइए चल के उनसे पूछते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है सलमान, और सलमान आपको अपने बारे में खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। सलमान आपको अपने बारे में खुद बताएंगे। मेरा नाम सलमान है और मैंने MBA किया है। देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उन्होंने MBA किया है, उसके बावजूद वो कराची में एक बर्गर स्टॉल चला रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली चला रहे हैं, और इनकी बर्गर्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी भी है। मैं आपको बताती चलूँ, काफ़ी किस्म के बर्गर हैं ना। अच्छा, मुझे बताएं कि आप काम कब शुरू करते हैं और कब ख़त्म करते हैं? जी, मैं तकरीबन सुबह स्टार्ट करता हूँ और रात 12 बजे के बाद स्टॉल बंद करता हूँ। बाप रे बाप, इतनी लंबी ड्यूटी मैं तो कभी नहीं कर सकती। सो दाद देती हूँ कि आप इतनी लंबी ड्यूटी करते हैं। MBA करने के बाद आपने खूबसूरत बिजनेस चलाया। मुझे बताएं तकरीबन आपके कितने बर्गर्स बिक जाते हैं? ये तो मुश्किल सवाल है। मेरा ख्याल है रोज़ाना 300, 350, 400 बर्गर सेल हो जाते हैं। वाकई? जी, 350, 400 बर्गर सेल हो जाते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी कितना बड़ा मसला है, लेकिन सलमान ने कितनी आसानी से इसका हल निकालिए। शुक्रिया सलमान। और अगर सलमान कर सकते हैं तो हम सब बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? सलमान, शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। हम आपको और भी स्टॉल दिखाते हैं। आइए चलिए। मैं वापस आ रहा हूँ, तो मेरी भाभी यहीं रहेंगी, तो मैं काम करूँ, अशर से कहता कि मुझे एयरपोर्ट लेने आ जाए। हाँ, क्यों नहीं गाड़ी, बिल्कुल बिल्कुल ले लूँगा। हाँ, डिटेल्स भेज देना तुम्हें फ़्लाइट की। ओके बाबा, सब ठीक तो है ना? हाँ, बस कहता है रास नहीं आया वहाँ, उसे आ रहा है कल, तो उसे एयरपोर्ट से ले लेना है, लेके घर ड्रॉप कर देना। ठीक है बाबा, कोई बात नहीं। आप मुझे उनका जो फ्लाइट की डिटेल्स हैं व्हाट्सएप कर दें। मैं हाँ, डिटेल्स तो भेजेगा, व्हाट्सएप करेगा। ठीक, ओके। आ जाए। अंकल, आप आ गए? हाँ बेटा, हमें आना तो था ही, हमारा घर है, हम आ गए। नहीं, आ तो गए, लेकिन आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अंदर दाखिल नहीं हो सकते? मगर क्यों? क्योंकि आपने ये बंगला हमारे नाम पे कर दिया है, डैड को गिफ्ट कर दिया। आपको दादा की प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, नहीं चाहिए थी आपको। जुनैद, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग सही, तुम कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे? आप देख रहा था, अब ताबीर देख रहा हूँ। ये क्या फजूल बकवास लगी है? चलो अशर, सामान लेके अंदर चलो। एक सेकेंड, एक कदम ही बढ़ाया ना तो मुलाजिम से कह के बाहर निकलवा दूंगा धक्के देके। ये क्या भी खुदगी है? तुम्हारे ताया हैं और ये घर इनका है। मैं सिर्फ इसलिए दिया था कि तुम इस घर का ख्याल रखो, ना कि इस पर कब्जा करो। जो देख रहे हो ना वो सच है, समझ में आया?
सामान उठाओ, गाड़ी में डालो और इनको लेके बाहर निकलो। बात सुनो, सामान डालो गाड़ी में, बाहर निकालो उनको। रुक जाओ जी एक सेकंड। तुम्हें कोई तमीज़ अखलाक नहीं सिखाया कि तुम्हारे बाप ने? सिखाया, वही कर रहा हूँ। कानूनी कागजात है मेरे पास, अगर बहुत शौक है ना तो अदालत में मिल लेना। चाहे फजूल बातें मत करो, जाओ अपने बाप को बुलाओ, शमीम को बुलाओ। किधर है वो? डैड को छोड़े अंकल, जो मैं कह रहा हूँ ना सिर्फ वो सुने, और तुम क्या खड़े कर देते हो? बाहर निकलो यहाँ से, चलो सामान उठाओ। जुनैद, अपने होश में हो तुम? गेट आउट, जाए, गेट आउट। तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो बेटा, बहुत बदतमीजी कर रहे हो। मैं शमीम से तुम्हारी शिकायत करूंगा। अपने बाप को बता देना कि तुमने क्या किया है बेशक। ओके, चलो बेटा, चलो बेटा। मैं बैग उठा लेता हूँ। गेट खोलो। मैडम, कौन है और इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? हम शोर नहीं मचा रहे मैडम। आप जाएं। आपके महकमे वालों ने इस बेचारे का स्टॉल कब्जा कर लिया और उसका माल भी जब्त कर लिया है। तो उन्होंने गैर कानूनी स्टॉल लगाया होगा। गैर कानूनी स्टॉल नहीं लगाया, आप जानती हैं इसके स्टॉल की वजह से बहुत आम लोग बहुत सस्ती खुराक हासिल करते थे। 400 से 500 लोग पेट भर के खाना खाते थे। मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं एक फूड और ट्रैवल का चैनल चलाती हूँ। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये MBA पास है, आपको पता है। इसने तो आपसे रोजगार नहीं लिया, इसने अपना रोजगार खुद पैदा किया और वो भी आपने इस मासूम से छीन लिया। कुछ भी हो, हमने कराची को साफ करने के लिए तजावजात हटाने का फैसला कर लिया है। अभी जो कराची में बारिशें हुई इसका क्या हुआ? हाँ, आपके महकमे की कारकर्दियां चौपट होके खुल गई हैं और इस मासूम का स्टॉल तो उस जगह था जहां किसी का वो रास्ता भी नहीं रोक रहा था। बीबी, आप ज्यादा शोर ना मचाएं, मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर से जाके बात करें। मैं आपके असिस्टेंट डायरेक्टर से क्यों बात करूं? क्योंकि जवाब तो आप मुझे देंगी, आपको देना होगा। तजावजात होते क्या हैं? हाँ, कराची में तजावजात हैं कहाँ? 62 लोगों ने तो कब्जा किया हुआ सब कुछ। और सुने, मुझे अच्छी तरह मालूम है ये तजावजात के नाम पे आप करोड़ों रुपए जमा करती हैं। आपका बंदा भी आया था मेरे पास मंथली फिक्स करने के लिए, मगर मैं क्यों भत्ता दूं? मैं स्टूडेंट को सस्ता बर्गर देता हूँ। ये सब बातें बेकार की है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। गैर कानूनी हरकत गैर कानूनी ही होती है। मुल्क को बर्बाद करने में ना सबसे बड़ा हाथ आपका है। आपने भत्ताखोर, लैंड माफिया, कब्जा माफिया, इन सबका साथ दिया है। लेकिन मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगी। मैं आप लोगों के खिलाफ एक कैंपेन कर रही हूँ क्योंकि आज अवाम जिंदा है। मैडम, तमीज से बात करें। आप मेरी बात याद रखिएगा, इस मासूम का स्टॉल जहां था कल वहीं मौजूद होना चाहिए, वरना मैं आपकी तजावजात की पोल खोलूंगी, याद रखिएगा आप। चलो। अच्छा सलीमुद्दीन, फिर उठो ना यहाँ से। हम अदालत चलेंगे, अदालत। ठीक है, अभी तो घर चलो ना मेरे। यहाँ तो न बैठे रहने दे सकता है तुम्हें। अब आलम इस वक्त ये है कि दादा का केस जो है ना वो पोता लड़ रहा है। मैं नहीं जाऊँगा, इसीलिए मैं यहाँ पर एहतजाज के तौर पर आकर बैठा हूँ। मैंने बात कर ली है ना लॉयर से, सारी डिस्कशन हो गई है। अरे तुम आम आदमी थोड़ी हो, हैं? हम बहुत जल्दी ये मसला हल कर लेंगे। तुम भी कमाल करते हो यार, मैं सड़क पर आ चुका हूँ। पाकिस्तानी हैं बेचारे, इनकी जायदादों पर उनके रिश्तेदारों ने, या प्रॉपर्टी डीलर्स ने, या कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया है और कोई पुरसाने हाल नहीं। हाँ, डोंट यू वरी, हम प्रेस में ले जाएंगे ना फिर कुछ। प्रेस नहीं अंकल, सोशल मीडिया पर, इसीलिए वीडियो बनाने आए हैं। इस जंग में आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे। तो बताओ ना पूरी दुनिया को कि एक बाइज्जत ब्यूरोक्रेट के साथ अगर उसके घर पे नाजायज कब्जा कर दिया जाए और उसका सगा भतीजा उसको अपने ही घर से ज़बरदस्ती गार्डों के जरिए से निकाले बाहर, अगर हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा? ठीक है अंकल, अब ये जंग
हम सोशल मीडिया पर लड़ेंगे। आज से आप दोनों मेरे साथ काम करोगे। अल्लाह के हुक्म से अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि आप लोगों को रोजगार दे सकूँ। कारपोरेशन वाले फिर से हमारा स्टॉल उठा के तो नहीं ले जाएंगे? देखो, यहाँ कोई किसी को हक नहीं देता। हक या तो लेना पड़ता है या फिर छीनना पड़ता है। सोशल मीडिया ने हमारी मुश्किल आसान कर दी है, अब हम लड़ेंगे। अच्छा देखो, हम लोग सड़क पे खड़े हैं तो हमें सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना है, ठीक है? देखिए अंकल, ये वीडियो दिन ब दिन वायरल होती जा रही है और दुनिया भर से लोग कमेंट्स कर रहे हैं। बाबा, ये है सोशल मीडिया की ताकत। भाई ये मोबाइल भी क्या चीज बनाई है सब। पाकिस्तानी अवाम में बहुत हौसला है। पूरी दुनिया जानती है हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है और हम नाइंसाफी के खिलाफ एक आवाज रखते हैं। हाँ, और हम ये जंग जीतेंगे। डैड खैरियत है यहाँ की? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी की तमाम नेकियां बर्बाद हो गई है। सारी दुनिया मुझ पे थू थू कर रही है। डैड, सोशल मीडिया को इशू मिल गया है, 3-4 दिन बाद गर्म रहेगी, नया इशू मिल जाएगा, लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। भाई ये इशू उसी वक्त खत्म होगा जब मैं ये घर वापस करूँ अपने भाई को, और ये मैं होने नहीं दूंगा। डैड, 3-4 दिन की बात है, सब भूल जाएंगे। कोई नहीं भूलेगा, सब भूल जाएंगे, लेकिन मेरा जमीर तो नहीं भूलेगा ना। आखिर मैंने भी कब्र पे जाना है। आपकी नस्ल से सीखा है। लैंड माफिया, करप्शन, इन सब चीजों में आंखें खोली हैं। जो आपने मुझे दिया ना, वो लौटा रहा हूं। चलो सलीम भाई, अब घर चलो मेरे। एजाज तो तुम्हारा रिकॉर्ड हो ही चुका है। चलो, जिद नहीं करो। अगर आपका इसरार है तो फिर मेरी एक शर्त है। बोलो। जितने लोग हैं ना, इन सब भी मेरे साथ जाएंगे। पता है, इस मुख्तसर अरसे में नहीं, ये सब मेरे दोस्त बन चुके हैं। इतनी मोहब्बत मुझे मिली है, इतना खुलूस मुझे मिला है कि मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊँगा। बेचलेंगे आप इनको? हाँ ठीक है, ठीक है। अगर ये लोग राजी होते हैं तो चले, मेरे घर चलना होगा। अंकल, ये आपकी फाइल। ये क्या है? आपके घर की फाइल है अंकल। तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये जुनेद लाया था। क्या जुनेद? वो दे के किया तुमको ये फाइल? जुनेद, इधर आओ। अब क्या लेने आए हो तुम? कुछ कसर बाकी रह गई है? कल जुनेद अपनी गलती पर और जिसने बदतमीजी आपके साथ की थी पर बहुत नादम है, और शमीम अंकल तो इतने शर्मिंदा हैं कि आपका सामना करने की हिम्मत ही नहीं होगी। अंकल, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। एक अंकल, बात ये कि हमारी नस्ल की गलत नहीं है और ना कभी होगी। हम सब ने करप्शन में आंखें खोली हैं, सत्ता माफिया में बचपन गुजरा है, तो आस पास जो देखा उसी रंग में रंग है। अंकल, आप भी तो बड़े बड़े औहदों पे रहे ना, क्या कभी सिफारिश नहीं मानी? इज्तिमाई करप्शन में आप लोग साथ ही रहे। जो कुछ हो रहा था, क्या आपकी नस्ल ने कुछ बोला या सब अपनी अपनी नौकरियां बचाते रहे? बहुत शर्मिंदा हूं प्लीज। किसी हद तक तुम बाकी ठीक कह रहे हो। हमारे वक्त में ये सब कुछ ठीक है, मगर मैं मानता हूँ कि जिस माशरे में तुमने आँख खोली है, इस माशरे में तो सिर्फ करप्शन, लैंड माफिया, कब्जा माफिया, रिश्वत, यही सब कुछ तुमने देखा है। ज़ाहिर है माशरे में जो कुछ होता है उसका असर माशरे के रहूपों पर पड़ता है। तो तुम पर भी इसका असर पड़ा, तुमने भी ये सब कुछ यही सीखा। जो तुमने देखा वो सीख लिया तुमने।
मैं देखो मेरी तरफ, अब वादा करो कि अब आइंदा ज़िंदगी में तुम इसको इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ गुरेज करोगे और तबाह करोगे और कभी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगी। प्रॉमिस? चलो, सुबह का बुला शाम को लौट तो आया। अरे छोटी सी बात है, जब दूसरे का घर जलता हुआ हम देखते हैं ना तो ये भूल जाते हैं कि ये आग हम तक नहीं पहुँच सकती। चलो भूल जाओ सब कुछ, आओ चलो चलो चलो। भाईजान, मुझे माफ कर दे, मैं बेकावे में आ गया था, आपके हक पे डाका डालना लगा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। ये घर आपका है और आपका ही रहेगा, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे भाईजान। अच्छा बस करो, रोना बंद करो। तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरा खून और मेरी जान। मुझे अंदाजा है कि जब छोटी गलती करते तो बड़े माफ कर देते। मैंने माफ किया, मेरे अल्लाह ने माफ किया। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिंदगी में अगर ज़मीर जाग जाए ना तो फिर नेकी हमेशा बदी पर गालिब होती है। तुम लोग मुझे इस घर में ले तो आए हो, मगर ये घर मेरा नहीं है, ये मेरे बुजुर्गों का है, इस पर उनका हक है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैंने जिंदगी में जो कुछ कमाया वो मैंने अपने बच्चों पे सर्व कर दिया। माशाल्लाह से आज वो अपने अपने घरों के मालिक हैं, वो वेल सेट ऑफ हैं, उनको कोई मसला नहीं है, उनको कुछ नहीं चाहिए। इस दौरान में मैंने जो तजुर्बा किया तो मैंने असल पाकिस्तान देखा, दुखी पाकिस्तान। यकीन मानो कि जिन लोगों के साथ मैं रहा हूँ मैंने उनकी दुख भरी कहानियाँ सुनी हैं। मैं उनके दुखों को कम करना चाहता हूँ, मैं उनको अपने साथ रहना चाहता हूँ, मैं उनको अपने साथ रखना चाहता हूँ। मैं अपने इस वालिदैन के घर को ना उनके नाम पर ट्रस्ट बनाकर उन सब लोगों को यहाँ ला के बचाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, इस पर तो बेघर लोगों का भी हक है। आप फिक्र न करें, मैं और हम सब इस घर के इंतजाम संभाल लेंगे। अभी तुम्हारी मर्जी है, तुम लोग इसके ट्रस्टी हो, जैसा चाहे करो। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं आज हूँ कल ना हूँ। सलीम भाई, ये आपका घर जो अब ट्रस्ट बन चुका है, इसकी लाइब्रेरी के लिए मैं अपने घर की तमाम लाइब्रेरी डोनेट करता हूँ, बस मुंतकिल करवा लो। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक और अच्छी बात ये है कि आज मेरी और पाकिस्तान की इकट्ठी सालगिरह है। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब वाकई याद आया मुझे कि तुम तो 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब में पैदा हुई थी। तुम असल में पाकिस्तानी हो। तो बस सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं। मैं केक भी लेकर आई हूँ। बहुत मुबारक है। कोइंसिडेंस। आओ जी, आओ जी, आ जाए। माशाल्लाह भाई, ये तो झंडा पाकिस्तान का बना हुआ। हाँ ठीक है। एक सेकंड बात याद आई है कि बचपन में एक गाना बजा करता था, सबसे बड़ा रुपया भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ बजता था, सुना है हमने भी। वो आजकल रुपया
मेरा मतलब छोटा क्यों हो गया? हालात जो बदल गए। हालात बदल गए। मौज बढ़े या आंधी आए, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर सौ दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है। मौज बढ़े या आंधी आए, मौज बढ़े या आंधी आए। बाल बखेरे उतरी बरखा, रूप लुटा था